वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें किस टॉपिक पे पढ़ा, किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, पता है किसी को? हेलो मैम, स्ट्रेस स्ट्रेस पे किया था। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप के स्ट्रेस बताए थे? मैम 4 टाइप के होते हैं। चार थे मैम, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपो और हाइपर। यू स्ट्रेस में क्या बताया था? थोड़ा मैम पॉजिटिव होता है, रुके रहना जरूरी है। मतलब पॉजिटिव से हम मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये चीज होने वाले तो ये वाली चीजें हमें करनी चाहिए। स्ट्रेस में हमें नेगेटिव वाली नेगेटिविटी ज्यादा होती है। हाइपर में शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हाइपर में लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जी। उसके बाद स्ट्रेस को खत्म करने के बाद मैंने आपको कुछ पढ़ाया था आगे या नहीं? थोड़ा बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया था, कोपिंग बिहेवियर इसमें इंक्लूडेड था। मतलब प्रॉब्लम, इमोशन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करके आपने समझाया था स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। फिर दूसरा आपने बताया था हेल्थ के बारे में, थोड़ा बहुत फिजिकल होता है, स्पीड से तो WHO अकॉर्डिंग चलता है। मेरे का बताया था जनरल था। ठीक है, बाकी आगे मैं स्क्रीन पर बंद करती हूँ, आप लोग बताइएगा। मैम एक बार शॉर्ट में बता दीजिएगा लास्ट क्लास में क्या कराया था। बस मैंने आपको पढ़ाया है स्ट्रेस, बट स्ट्रेस से पहले भी, मतलब स्ट्रेस हमारा कौन से हेल्थ का पार्ट है, फिजिकल या मेंटल? मेंटल। मेंटल। तो इसलिए पहले इन सब चीजों से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है, हमारा स्वास्थ्य क्या है और उसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। तो इसीलिए वो मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि उससे पहले भी कुछ सिलेबस में दिया गया है क्या, इसलिए मैं इसको आज स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बीच में मुझे फर्स्ट ही है उसमें स्ट्रेस का, तो मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करा दूंगी दोबारा से मोटा मोटा, है ना। उसके बाद आगे की फिर हम जोन सी भी इसमें मेंटल डिसऑर्डर दिए गए हैं उनको देख लेंगे। जब ये पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, क्या सब लोग थे या नहीं थे? चलिए बताइए, डेफिनेशन जो लिखा गया है ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? WHO। मैम ये तो बहुत कॉमन डेफिनेशन है, सबको पता है। WHO क्या बोलता है, कोई एक बता दीजिए क्या है डेफिनेशन WHO की अपने शब्दों में। तो ओवरऑल इसका डेफिनेशन है, इसमें क्या है कि खाली बीमारी का खत्म होना या बीमारी का नहीं रहने का मतलब नहीं होता। तो मतलब ये होता है कि शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तभी आप खेती कहलाएंगे। यस। अब अगर हम देखिए आगे, मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं, पे जल्दी से चलते हैं आगे। अगर हम इसमें देखें इसके डायमेंशन क्या क्या है, हेल्थ के स्वास्थ्य के आयाम कितने होते हैं, तो इसमें 4 बताए गए हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बताएंगे आप में से क्या होता है फिजिकल? अगर आप फिजिकली कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको किस बेस पे कहा जा सकता है कि फिजिकली फिट पर्सन है? फिजिकली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ क्या होता है, क्या पहचान होती है उसकी? मैम जैसे वो उसकी जो बॉडी है, उसके जो सिस्टम्स हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो उसके अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यानी कि वो फिजिकल तौर पे बिल्कुल विदाउट एनी, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है। मेंटल हेल्थ से क्या आएगा मेंटल हेल्थ में?
मेंटल हेल्थ में जैसे कि मैम वो अपना इमोशनली कंट्रोल्ड है, मतलब किसी भी रूप में भावनाओं में बहता नहीं है और बहुत कॉग्निशन सोच लेवल पे समझ के अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे हमारे सोचना समझना विचारना बात करना ये सब चीजें हमारी कहेंगी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। सोशल हेल्थ में क्या आता है? सोशल हेल्थ में उसका बिहेवियर, उसके काम करने का तरीका, लोगों के साथ संबंध, ये सब सही हों, अच्छे हों। वो किस तरह से लोगों से मिलता है, बात करता है, अपना काम करता है, मतलब उसका बिहेवियरल एक्सपेक्ट, काम करने की क्षमता, लोगों से मिलनसार और ये सब चीजें। अच्छा, मैंने आपको पर्सनैलिटी में पढ़ाया था जिन व्यक्तियों को ज्यादा घुलना मिलना ज्यादा बातचीत करना पसंद है वो एक वैसे तो वो बोले जाएंगे कि सोशली फिट पर्सन है। तो इसको पर्सनैलिटी के टाइप में देखा जाए तो उसको किस पर्सनैलिटी का पर्सन बताया गया है? इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट है। घुलना मिलना पसंद है, उनको बातचीत करना पसंद है। एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, वो एक्सट्रोवर्ट होंगे। यस, एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा। चलिए बताइए, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में किसी को पता है? जल्दी जल्दी से बताइए, मैंने पढ़ा दिया है आपको यार, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। स्पिरिचुअल हेल्थ पे तो बहुत लंबा समय गया था, याद भी होगा जो क्लास में थे। क्या क्लास में जितने बंदे हैं उसमें किसी को स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में नहीं पता? आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मैम आध्यात्मिक जैसे कि जो हम ध्यान मेडिटेशन वगैरह का रहता है किसी भी धार्मिक रूप में, मतलब हम अगर हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसमें हमारा आध्यात्मिक पक्ष भी और रूप भी ठीक रहता है, स्पिरिचुअल रहता है। क्या जो मैम हाँ जी। spiritual health में क्लास तो अटेंड नहीं की थी, बट spiritual health is a connection from the self, the talk we do with the self से कनेक्शन अच्छा हो, और वो कनेक्शन जब अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। तो आई बिल्कुल। थिंक ठीक स्पिरिचुअल है, इज तुमने बताया कि स्पिरिचुअल हेल्थ में अगर हम सोचते सब लोग क्या करते हैं कि भगवान की पूजा पाठ करना भजन कीर्तन करना इसका मतलब वही स्पिरिचुअल हेल्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो, जैसे उन्होंने बोला सेल्फ का, और हम अपने हर काम को किस किस तरीके से कर रहे हैं वो सब चीजें हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ में आती है। अब कुछ पर्सन है जिन्होंने क्या किया, वो कुछ मतलब उनकी बच्चे हैं सब है उनको छोड़ दिया है परेशान होने के लिए, बस सोचते हैं कि हम तो पूजा पाठ ही करते दिन रात, भगवान के सामने बैठे हैं सोच रहे कि नहीं वही खाने को दे देगा, बस मैं पूजा पाठ करता रहूंगा। सुबह शाम दीपक जला रहे कि नहीं जी मेरा नेट का पेपर पास करवाएंगे भगवान जी, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो क्या वो स्पिरिचुअल उसका वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है? वो पढ़ाई तो नहीं कर रहा है, बस बैठे है कि नहीं नहीं मैं रोज भगवान जी को इसका भोग लगाऊंगा तो मेरा पेपर पास हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं है कि दिन रात पूजा में लगे हुए हैं, जो अपने आप को समझ रहे। जैसे बोला जाता है कि एक समय पर हमारे यज्ञ का भी वही टाइम होता था क्लास में, हमारे यूनिवर्सिटी में, और हमारी क्लास का भी। तो हम लोगों को बोला जाता था कि अगर आप यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो आप क्लास करते तो आपके लिए वही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या है, शुभ कर्म करना, और जो आपके लिए आपको जरूरत है जिस चीज की जिसकी नीड है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जिसे देनी है वही आपके लिए यज्ञ है। तो आध्यात्मिक हेल्थ का मतलब इतना ही नहीं है कि आप भगवान को ही जान रहे हो, आप अपने आप के लिए कितना सीरियस हो, वो सब चीजें भी हमारी आध्यात्मिक। बोलते हैं ना कि स्वाध्याय का मतलब अगर आप सुनो स्वयं को जानना, हम अपने आप को कितना जानते हैं, वो भी तो एक टेक्निक है स्पिरिचुअल हेल्थ की। तो उसमें हम भगवान को नहीं बोल रहे हैं, खुद को जानने के बारे में बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें मैंने फिजिकल का लिखा है बट वो तो सबको पता है। अब हमारे जो जितने भी इसमें डिसऑर्डर्स दिए गए हैं वो सब हमारे किससे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में हमने भी जाना, ये मैंने लिखा था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब क्या आता है कि इसमें इसमें कुछ जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन और इंसोम्निया ये आपका दिया गया है। इससे पहले आपको दो चीज पढ़नी है इसमें। ये फर्स्ट टॉपिक आपका है कॉन्फ्लिक्ट, ये पढ़ना है, और एक और है वो मैं आपको, अभी तो वैसे टाइम नहीं बचेगा तो आज इसको पढ़ते हैं हम लोग।
कोई जानता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्या होते हैं? वैसे तो इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा। आप पोस्टर को बताएगा कोई भी? क्या पूछ रही हैं मैम? आपसी मतभेद क्या होते हैं? दो विचारों में जो थोड़ा मतभेद हो जाता है वो फिर कौन। सिंपल सी बात है, इसमें आप इसको देखो अगर तो इससे समझ समझ आ रहा है कि जब भी हमारे दिमाग में क्या होता है कि वो चीजें चल रही होती हैं कि हम इसको माने या इसको माने या इसको माने, तो क्या बोलते हैं, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इसको करें या इसको करें। तो उसी को इन्होंने बोला है कॉन्फ्लिक्ट। इसको हिंदी में पता है किसी को क्या बोलते हैं? द्वंद्व बोला जाता है, ये संघर्ष बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में लिखा है उसको, उसमें लिखा है द्वंद्व। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, इसमें लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ये कहते हैं कि एक हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, हमारे माइंड का एक स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग दो तरह की चीजें, दो तरह की बातों को ले सकते हैं, दो विचारधारा कुछ भी ले सकते हैं। जब दो डिसीजन के बीच में आपको किसी एक को लेना होता है कि मैं किसको लूं, इसको, इस चीज को लूं या इसको लूं, जब उन दोनों चीजों के बीच में आप फंसे हुए होते हो, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। समझ में आई ये बात? जैसे इसको नॉर्मल समझ लीजिए, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है और आपने दो तीन यूनिवर्सिटी में अपना वो करा, रजिस्ट्रेशन कराया है, दोनों तीनों में आपने इंटरव्यू दिया है, उसके बाद आपका दो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, आप पास कर जाते हो। आपको फिर क्या होता है कि आप सोचते हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, इसमें लेना चाहिए। एक में आपको लगता है कि नहीं, इसमें रिसर्च अच्छी है, तो दूसरे में आपको कोई और दूसरा फायदा लग रहा है कि नहीं, इसका एनवायरमेंट अच्छा है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में खड़े हो जाएंगे कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको लूं या इसको लूं। तो उस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आई ये बात? अब आगे देखिए आप लोग, के नेचर बताए गए हैं। जैसे बोला गया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है वो, जैसे उन्होंने पहले भी बताया है कि साइकोलॉजिकल हमारी माइंड की एक स्टेज होती है ऐसी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी सबकी होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल एक पर्सन का है दूसरे का नहीं है, कहीं ना कहीं नेचुरल है, सबको ही होता है, किसी को थोड़ा ज्यादा होता है तो किसी को थोड़ा कम होता है, पर होता है। कहीं ना कहीं चीजें हमारे इन्वायरमेंट से या बाहर से इधर उधर से होती हैं, जिनकी वजह से हमें चीजें होती हैं। उसके बाद होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे बड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर अगर बड़ा ही हंगामा हो जाए तो उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जा सकता, वो तो फिर एक दंगा टाइप उसमें बोला जा सकता है। अब बोला जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसका एक कारण नहीं होता है कि एक ही कारण है उसकी वजह से होते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने कोई ना कोई अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि वो मल्टी डायमेंशनल होता है। फोर्थ नंबर पे आता है कि यूनिवर्सल होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक एरिया में होता है, या यूपी में ही होता है या हरियाणा में ही होता है, वो हर जगह होता है, यूनिवर्सल है। ठीक है, आगे चले। अब आप उसके कुछ कारण देख लीजिए। सबसे पहला कारण क्या होता है कि कोई ना कोई अगर किन्हीं दो पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पर्सनैलिटी, अगर उनकी पर्सनैलिटी क्लैसेस, अगर दो पर्सन उनकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती है, वो दोनों साथ रह रहे हैं, एक उसका अपोजिट है, एक उसका, किसी एक टॉपिक पे हमें बोलना है, वो उसके अपोजिट बोल रहा है एक दूसरे के, तो क्या होगा, हमारे बीच में ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। थर्ड नंबर पे आता है कंपटीशन फॉर रिसोर्स। आपको आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? यस मैम। हेलो? Yes, ma'am.
अब देखिए जैसे कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, अब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, किन चीजों के ऊपर, किन के कारण, रिसोर्सेज के कारण। अब उसके बाद क्या आता है हमारा अथॉरिटी इशू। इसको भी देखिए आप, कहीं ना कहीं इसमें भी क्या होता है कि आप इसको नॉर्मल ले लीजिए कि कोई भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि ये प्रॉपर्टी पे किसका राइट्स है, किसको दिया जाना चाहिए, इसको दिया जाना चाहिए, ये इसको अच्छे से संभाल सकता है, ये इसको अच्छे से संभाल सकता है। तो इस तरीके से उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आगे आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो क्या होता है कि जहाँ पे बंदों में एक दूसरे की सहायता करने से का कोऑपरेट करने की भावना ही नहीं होती है, तो वहां पे भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट ओवर मेथड्स ऑफ स्टाइल्स। अगर किसी पर्सन के सब अलग अलग होता है, सबका नेचुरली है, कोई भी पर्सन एक दूसरे के सबका काम करने का तरीका अलग होता है, पर जब हमारे कोई भी एक समूह है या ग्रुप में हम रह रहे हैं, वहां पर ऐसा करते हैं कि एक पर्सन, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे आना या एक डिसीजन लेना। पर अब अगर वहां पर भी हम अलग अलग तरीके से अलग स्टाइल से काम करेंगे तो वो ग्रुप नहीं होगा। पहली बात तो उस ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप टूटता कब है, जब उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है लो परफॉर्मेंस। कॉमन सी बात है, अगर आपका परफॉर्मेंस लो है और एक का हाई है तो क्या होगा, उसमें आएंगे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ये इसके छोटे बेसिक बेसिक कुछ कारण होते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो इतना ज्यादा तो आपको नहीं देखना, इतने भी बहुत हैं। उसके बाद इसमें टाइप्स देख लीजिएगा आप, देखिए आप लोग। फर्स्ट इसमें अगर हम इसको 3 टाइप्स में देखें तो इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुप्स लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तीनों बातें तो समझ में आ गई। अब इसमें आगे आप देखिए, इनमें सबने एक एक सेम ही चीजें बताई हैं, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आप लोगों ने ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें ये दोनों शब्द पढ़े, नहीं टीचिंग में नहीं, आपने अब तक पढ़ा नहीं, कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? अभी तो नहीं। अब इसमें पहला लिखा है इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब क्या होता है, जब पर्सन को अपने आप से ही अपनी भावनाओं के प्रति कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, जब मतलब एक ही व्यक्ति के विचारधारा, एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति अपने ही विचारों के प्रति उलझा हुआ है। और इंटरपर्सनल यानी कि इंटर यानी कि दो पर्सन के बीच में, दो पर्सन बोल सकते हो आप। हाँ, इंडिविजुअल की बात चल रही है तो क्या होगा, दो पर्सन के बीच में, ठीक है। जब दो पर्सन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। अब आगे देखिए इंट्रा ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर, ठीक, एक ग्रुप के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा। इंटर ग्रुप यानी कि दो ग्रुप के बीच में। उसके बाद आगे आता है थर्ड वाले का इंट्रा। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। उसके बाद आता है इंट्रा, यानी कि जब दो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये चीजें समझ में आया आपको? ये चार्ट जो बनाया सामने आपके, हेलो, इसका मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इंट्रा मतलब विदिन खुद के अंदर है, और इंटर मतलब एक दूसरे के साथ। चाहे वो ग्रुप में भी हो, जैसे कि दो ग्रुप हैं तो आपस में जो हो रखा वो इंट्रा है, अगर एक ग्रुप का दूसरे साथ कोई मतभेद है तो वो इंटर हो जाएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में विदिन ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंट्रा, और अदर ऑर्गेनाइजेशन को इंटर हो जाएगा। बाकी और सबको समझ में आया है? मैं समझाऊं फिर से दोबारा से? यही है ना, मतलब हम जैसे कि देखिए वर्ड्स को इंडिविजुअल ग्रुप, दो ही शब्द आते हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या? आप समझिए इंट्रा और इंटर, ठीक है। इंट्रा मतलब क्या होता है, अंतर व्यक्ति बोला जा सकता है इसको, कि मतलब अपने आप से, जब हम अपने ही विचारों के बीच में फंसे हुए होते हैं, जब हमारे ही मन में दो विचार चल रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं
इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है इंटर यानी कि दो पर्सन है, दो पर्सन एक बात को कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर ग्रुप में बताया गया है, इंट्रा यानी कि एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर ही द्वंद्व है दो किसी बात को लेके, तो उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है तो हाँ ठीक है इंट्रा। उसके बाद आता है इंटर ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप अलग अलग बात, एक बात को वो कह रहे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो यानी यहाँ पर आ जाएंगे दो ग्रुप। उसके बाद आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई संगठन है उसमें क्या है कि अगर उसी के अंदर ही चल रहा है किसी टॉपिक को लेके द्वंद, तो उसको बोलेंगे इंट्रा। अगर दो ग्रुप्स के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें कोई द्वंद चल रहा है तो उसको बोलेंगे इंटर। ये समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आई ये चीज? यस मैम। क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग कम करते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो समझ ही नहीं आ रहा है या आप लोग क्लास में हो ही नहीं, दो ही चीज होती है। क्या समझू मैं कि समझ नहीं आ रहा है? और समझ में आ रहा है हम मैम। आ रहा है, हम आ रहा है। आ रहे हैं मैम। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स का कुछ मैनेजमेंट होता है, आप किस किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहली टेक्निक्स में क्या बताया गया है, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशंस। तो फर्स्ट नॉर्मल सी चीज है, फर्स्ट हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे मन में कोई विचार चल रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको पास ऑप्शन है, जैसे सब नहीं जानते होंगे, चलिए आपको एक यूनिवर्सिटी में, आपको डीएसवीवी या पतंजलि दोनों में आपको एडमिशन लेना है, तो आपके मन में है कि मुझे यहाँ लेना चाहिए या वहां लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम चीजों के प्लस पॉइंट ढूंढते हैं कि नहीं, अगर मैं वहां लेता हूँ, मुझे अगर कोई आध्यात्मिक पर्सन है तो वो क्या करेगा कि नहीं नहीं, वहाँ का एनवायरमेंट जो है डीएसवीवी का वो ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो मुझे वहां लेना चाहिए। या किसी को ज्यादा कुछ ऐसी चीजें थेरेपेटिक या ऐसी चीजों में ढूंढ इंटरेस्ट है, तो वो क्या सोचेगा कि नहीं नहीं, मुझे इस फील्ड के लिए पतंजलि ज्यादा बेटर है। और अगर और ऑप्शन हो हमारे पास कि अगर हमें रिसर्च के फील्ड में ज्यादा अच्छा काम करना है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि नहीं नहीं, हमें इस वैसे में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें रिसर्च के फील्ड में आगे काम करना है और एक अच्छा रिसर्चर हम बनना चाहते हैं, तो हमें उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं और प्लस पॉइंट ढूंढते हैं कि किस क्या चीज हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद आता है मेक रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने काम को प्रायोरिटी सब लोग देते हैं, पर कुछ चीजों को क्या करते हैं, सब चीजों को मैनेज करने के लिए अपनी रिलेशनशिप को भी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक, थर्ड नंबर पे आता है फोकस ऑन प्रेजेंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, इनका कारण भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंट में नहीं जी रहे होते हैं। पर जब हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं तो इस तरीके की कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आती। लास्ट में आता है, इसमें आता है कि अगर आप नॉर्मल सोच सकते हैं कि जैसे किन्हीं दो पर्सन के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, तो क्या करते हैं, वैसे तो नॉर्मली होता है कि आपको नहीं करना चाहिए बीच में, पर अगर हम किसी एक, दोनों पर्सन में कोई दोनों पर्सन का कोई एक अच्छा दोस्त होता है, तो क्या करते हैं, हम उसको अपनी बात बता सकते हैं, ताकि वो आपके बीच में वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। वो पर्सन कैसा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, आप उसके ऊपर दोनों विश्वास करते हो, तब आप क्या कर सकते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो सकते हैं। ये समझ में आया सबको? छोटा सा ही टॉपिक था आप लोगों का, इसमें आगे एक और है, कुंठा। सबको समझ में आया ये मैम टॉपिक? लास्ट वाले
जी लास्ट लाइन एक बार और समझाइए, लास्ट लाइन। देखिए इसमें क्या आता है कि इसमें लिखा है कि दो पर्सन है या दो पेयर्स, दो पर्सन है, उन दोनों के बीच में नॉर्मली होता है, दो पर्सन उनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो क्या करेगा उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए कोई तीसरा पर्सन क्या करता है, उन दोनों को समझा सकता है कि नहीं तू गलत है या तू गलत है, या ये बात सही है, ये सही बोल रहा है। क्योंकि हर इंसान को क्या लगता है, अपनी बात सही लगती है। बट अगर कोई तीसरा पर्सन आके बोले, पर वो पर्सन कैसा होना चाहिए, आपका विश्वास वाला पर्सन होना चाहिए। आप उसके अगर अगर आपस में भाई बहन लड़ रहे हैं किसी टॉपिक पर, कोई बात को लेके कि नहीं मेरी बात सही है, इसकी बात सही है, तो अगर हमारे मम्मी पापा ये बात बोले कि नहीं इसकी बात सही है, तो एक हद तक हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों ही मेरे बच्चे हैं, और इनमें से मैं ऐसा नहीं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं इसकी गलत बात को भी सही बोल रहा हूँ। बट अगर यही बात कोई बाहर का बोले आके, हमें हम कैसे विश्वास करेंगे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे उस पर। क्योंकि वो पर्सन क्या करेगा, वो उसी का ही साथ देगा जो उसको जिसको वो ज्यादा पसंद करता है। बट मम्मी पापा ऐसा नहीं करते, क्योंकि मम्मी पापा के लिए सब सेम है। तो बोल रहे हैं कि दूसरा पर्सन होगा, दो पर्सन के बीच में जो तीसरा पर्सन होगा वो कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हो, जो हमारे चीजों को सुलझाने का ही काम करता हो। ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो बताइए जल्दी से। समझ में आया सबको? मैं फिर यस से मैम। बताऊँ आप लोगों को एक बार? मैम ये जो मैनेजमेंट है, हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इसमें जो सेकेंड पॉइंट है कि मेक रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी, तो इसमें क्या रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्या यस। मीनिंग है इसका? हाँ ये इसका मीनिंग है कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं कि हमारे क्या करते हैं कुछ पर्सन, इसको अगर आप नॉर्मली ले लें, क्योंकि अपने अपने जो हमारे रिश्ते होते हैं उनको तो नहीं ध्यान देते, बाकी अपने अपने काम में ही लगे रह जाते हैं, उन सब पे ही अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसको अपनी रिश्तों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी रिलेशनशिप पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही हमारे। बट अगर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं तो उससे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। कोई समझा बताना चाहेगा इसका कोई उदाहरण? इसमें ज्यादा आपको पूछा पूछा जाएगा क्या, अभी तो अगर आपको हेल्थ का देखा जाए तो आपको हेल्थ की डायमेंशन देखना है। और नॉर्मली इसमें इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि टाइप्स वगैरह इसमें नहीं पूछे जा सकते इसके, क्योंकि टाइप्स का क्या है, हर कोई अगर देखा जाए साइकोलॉजी के अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके टाइप्स में ना कंफ्यूजन रहता है कि हाँ ये 3 प्रकार के होते हैं, जिससे मैंने इसको निकाला है उन्होंने 3 बताया, और मैंने साइट्स खोली उन्होंने अलग अलग टाइप बताए हैं। तो इसमें ज्यादातर टाइप का नहीं पूछा जा सकता, अगर पूछा जाता है तो इसकी डेफिनेशन इन सब से रिलेटेड पूछा जा सकता है। बस इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। बाकी पिछली क्लास का कौन बोल रहा था एक बार फिर से पढ़ने बताने को? मैं बोल रही थी मैम, पिछली सैटरडे क्लास सैटरडे को जो आपने कराया। सैटरडे को स्ट्रेस का ही पढ़ाया था लास्ट का, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर से। आपने ये पढ़ा है स्ट्रेस का पहले? हाँ मैम, थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले एमए में। देखिए मैंने एक क्लास में जो पढ़ाया था स्ट्रेस के टाइप तक पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने इससे आगे ये जो पढ़ाया था मैं वो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये चीज इसमें मेन है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स जो होते हैं ना 2 प्रकार के हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स या और हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स।
इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं। जैसे इसको आप सिंपल सोचे कि अगर हमारे वातावरण में भी कोई चेंज हो रहा है या फिर कोई भी प्राकृतिक इस तरीके की कोई आपदा आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमें दे रहा है। आप जिस तरीके से सोचे, कोरोना जब आया था, कोरोना क्या था? एक प्राकृतिक आपदा थी, और उसने भी हमें क्या स्ट्रेस दिया। किस तरीके से हम सब लोगों के स्कूल बंद हो गए और हमारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोगों को घर आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में थे। और अब तक तो हम लोग क्या करते थे, पेन कॉपी से पढ़ रहे थे, फिर तुरंत ही फोन पे आ गए, फोन से पीडीएफ बनाओ, ये करो वो करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता था। तो इस तरीके से जो बाहर से चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? जो हमारे इंसान के खुद के अपने अंदर से उसको स्ट्रेस, अपने अंदर से स्ट्रेस मिलता रहता है। अपने अंदर से स्ट्रेस किस तरीके से मिलेगा? अपनी बातों से या किन्हीं भी चीजों से हम लोग परेशान हैं, तो वो क्या होता है? हमारे खुद के पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं। हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये जब हमें स्ट्रेस देती हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं। इसके कुछ कारण मैंने बताए थे आपको। इसमें भी देखिए, एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है कि वही हमारे, जब हमारी दो बातों के बीच में कोई द्वंद्व चल रहा होता है, तो वो भी हमें स्ट्रेस दे देता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। प्रेशर, अगर हमारे पास किसी भी चीज का ओवरलोड हो रहा है, तो हम तब भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, अब हम कैसे करते हैं, किस चीजों से ना बार 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 हम किसी एक काम को कर रहे हैं, तो उससे भी हमें क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है। थ्रेस्ट, यानी कि हमें, अगर हमें कोई डर बना रहता है किसी भी चीज का, तो उससे भी क्या होता है? हमें कि स्ट्रेस में हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताए थे इसमें, इसके और कुछ कारण है, ये आप लोग देख लीजिएगा, वो छोटे छोटे हैं, तो पढ़ लीजिएगा। साइन सिम्टम्स बताए थे, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, लॉन्ग कौन सा होता है। इसमें कुछ डिजीज भी दी गई है, और ये भी इसके सिम्टम्स ही हैं हमारे, कि क्या क्या होता है हमारे पास, हमारे साथ जब हमारा हम स्ट्रेस हो जाता है। हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीजों पर। एंजाइटी हो जाती है हमें। जो स्ट्रेस में रहता है पर्सन, क्या करता है? हमेशा गुस्सा, एकदम एग्रेशन रहता है, इरिटेट रहता है। जो पर्सन ऐसे थोड़ा उसमें रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और वो जो थोड़े दुखी दुखी टाइप्स के पर्सन हो जाते हैं फिर लास्ट तक, जब ज्यादा लंबे समय तक वो आ जाता है। उनको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स थी इसमें, नॉर्मली देख लीजिए। ये तो वो छोटी है इसको, कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अच्छे से, आपका सोना उठने का समय जो होना है वो अच्छा होना चाहिए, आप जो खाना खा रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। और ये भी एक कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं हमारी, जो स्ट्रेस को कम करती है। क्या आप लोगों को लगता है कि खाने का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे स्ट्रेस पे? यस हाँ मैम। पढ़ता है मैम। हाँ, यस। पड़ता है। आप सात्विक खा रहे हो, तामसिक खा रहे हो, राजसिक खा रहे हो, वैसे ही मेंटल स्टेट होता है आहार का तो। जैसे बोलते हैं, जैसा खाए वैसा बने मन। आप जैसा आहार लेंगे, आपका मन भी ऐसे ही बन जाता है। यथान्नम तथा मन्नम। हाँ जी। चलिए, बस यही था आपका। आगे आपका दो तीन टॉपिक पढ़ने हैं आपको, वो भी छोटे छोटे से ही हैं, दो ही क्लास होंगी, उसमें हो जाएगा आपका पूरा। बाकी ज्यादातर जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पर्सनैलिटी वाले पोर्शन से। पर्सनैलिटी में ज्यादा उसके क्वेश्चंस बनते हैं वहां से, कि कौन सी पर्सनैलिटी का टाइप्स किसने दिया है, इस तरीके से नाम पूछ लिया जाता है, या उनका क्रॉस में दे दिया जाता है। एक साइड सबके नाम दे दिए, एक साइड पर्सनैलिटी दे दी, एक 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 टाइप किसी का, और उसमें से मैच करने को पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये सारे नोट्स दे दिए हैं। बाकी ये स्ट्रेस का इन सब का बचा है, वो भी आपको भेज दिया जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा। अब तक का, इससे पहले जितने भी नोट्स थे वो आपको दे दिए गए हैं। सबको मिल गया है ना? जी मैम।
इसमें आपको सब 2-3 डिजीज ही पढ़नी है, वो ज्यादा नहीं है, वो हो जाएगा अब आपका। कुछ पूछना है किसी को या क्लास एंड करें? इस टॉपिक में कुछ भी पूछना हो? मैम आपसे और समझ में आ गया। जी मैम आपका समझ में आ गया। समझ में आ गया। ओके, चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे सब लोग, आंखें बंद करेंगे, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। थैंक यू।